हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा आप सब लोगों को विदित है, फ्यूचर जोन पिछले 20 साल से ऑफलाइन कोचिंग दे रहा है। अब हम लोगों ने उसी के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाओं को भी प्रारंभ कर दिया है। आप लोगों के वर्तमान में एग्ज़ाम चल रहे हैं रेलवे और एसएससी जीडी, तो उन्हीं को फोकस करके हम लोगों ने एक नई कक्षा शुरू की है जिसमें मैथमेटिक्स का मोस्ट बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मैथ्स आपको 100% तक ले जाना होगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो इसलिए फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट बहुत ही छोटे से लेवल से क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ाना शुरू करेगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा केवल रेलवे के लिए आवश्यक है, ये रेलवे में ही काम आने वाला है, ये सब एग्जाम में काम आने वाला है। तो डियर, आज मैं आप लोगों को अंक गणित में सबसे पहला नंबर जो चैप्टर होता है जिसका नाम होता है नंबर सिस्टम या संख्याओं पर संक्रियाएं, तो हम लोग संख्याओं पर संक्रियाएं आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। चैप्टर का नाम है संख्याओं पर संक्रियाएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पढ़ाऊं, क्योंकि ये टॉपिक आप अच्छे से अगर सीखेंगे तो आने वाले जो बाकी सब टॉपिक हैं या अध्याय हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। मैं यहाँ टॉपिक के रूल्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा कम से कम 3 क्लास में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। उन क्वेश्चन को, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग सेंटर या यूट्यूब वाले मैं देख रहा हूं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं आप लोगों को चैप्टर का आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, चैप्टर का बेस बनाऊंगा और उसके बाद बेस बनाकर समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस को मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको इतना मजबूत कर चुका हूं। आप क्वेश्चन खुद ब खुद करना शुरू करेंगे, तब वो क्लास हम लोगों की क्या होगी, लाइव होगी, जहां आप लोग क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखूंगा, आप उसका सॉल्यूशन मुझे देते रहेंगे तथा बार बार क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को देता रहूंगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है संख्याओं पर संक्रियाएं। और इस संख्याओं पर संक्रियाएं को पढ़ने से पहले सब लोगों को पता है अंकगणित पढ़ना है तो हमें संख्याओं के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं संख्या, नंबर। संख्या बेसिकली क्या होती है, तो सबसे पहले हमको यही जानकारी होनी चाहिए कि संख्या कितने प्रकार की होती है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करूंगा। जरा नेक्स्ट पेज पे हम लोग लेकर आते हैं। हम लोग पढ़ेंगे संख्या। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संख्या कितने प्रकार की होती है, यानी कि जो हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक संख्याओं पर संक्रियाएं, तो हमें इस विषय में जानकारी होनी चाहिए कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, संख्याओं को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला पार्ट है अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। दूसरा है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर। तीसरा है आप लोगों का सम्मिश्र संख्या। तीसरी आपकी है सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने 3 प्रकार की संख्या आप लोगों के समक्ष रखी। पहला मैंने आप लोगों को बताया कि अवास्तविक संख्या, दूसरी मैंने बताई वास्तविक संख्या,
तीसरी बताई सम्मिश्र संख्या। तो हम लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं, नियर रियल नंबर किन्हें कहा जाता है। इसको मैं आपके साथ में आगे डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग वन बाय वन करके कैसे हम लोग इसको और विस्तृत करेंगे उस पर चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले आता है वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्याएं? अब वास्तविक संख्याओं को हम लोग कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो वास्तविक संख्याओं को हम लोग दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला है परिमेय संख्या, और दूसरा है अपरिमेय संख्या। पहला मैंने बताया परिमेय संख्या और दूसरा बताया मैंने अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। पहला बताया परिमेय संख्या और दूसरा बताया मैंने अपरिमेय संख्या। अगर हम लोग परिमेय संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन करें कि परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार की परिमेय संख्या होती हैं। दो प्रकार की, एक होती है दशमलव वाली और दूसरे होते हैं पूर्णांक। अगर हम लोग किसकी बात करें, अपरिमेय की संख्या की बात करें, तो अपरिमेय संख्या तीन टाइप की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। इसको मैं डिफाइन करूंगा आपके सामने, क्लियर। अब दशमलव की बात करें हम, दशमलव भी तीन प्रकार के होते हैं, दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग, यानी कि जिनको हम बोलते हैं शांत दशमलव वाली संख्या, दूसरी अशांत दशमलव वाली संख्या। एक शांत दशमलव वाली संख्या, एक अशांत दशमलव वाली संख्या। या हम लोग इन पे जरा धीरे धीरे चर्चा करते हुए बढ़े आगे। यहां अगर पूर्णांक की बात करूं मैं, अब पूर्णांक भी तीन प्रकार के होते हैं, पूर्णांक भी तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक पे होता है ऋण पूर्णांक, नंबर एक पे होता है ऋण पूर्णांक, और नंबर दो पे होता है शून्य, और नंबर तीन पे होता है आपका धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या। या नेचुरल नंबर। क्लियर हुई बात? तो मैंने आपके समक्ष पहला पेज रखा जिसमें मैंने लिखा संख्या। संख्या तीन प्रकार की होती हैं, एक अवास्तविक नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर, दूसरा मैंने वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, तीसरा मैंने बताया आपको सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले अब रियल नंबर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक दशमलव वाली और एक पूर्णांक वाली। पूर्णांक को भी मैंने तो दो तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक ऋण पूर्णांक और एक आपके शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक। क्लियर होगी बात बेटे? यहां हम लोग इनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बस इतना हम लोगों के लिए सफिशिएंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं अवास्तविक संख्या। कौन सी संख्या मेरे बच्चे? अवास्तविक संख्या की अगर हम लोग बात करें, अवास्तविक संख्या जिन संख्याओं का वर्गमूल ऋणात्मक आता हो, जिन संख्याओं का वर्गमूल ऋणात्मक आता हो, जिन संख्या का रूट ऋणात्मक में लिखा जाता है, उनको कहा जाता है अवास्तविक संख्या। यानी कि अगर आप लोग कहीं लिख दें अंडर रूट, उदाहरण लिख रहा हूं रूट -15, अगर आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये ऋणात्मक संख्या है, ये सॉरी अवास्तविक संख्या है। इसका ये जो है उपलब्धि नहीं है, इसको हम लोगों ने इमेज कर लिया, अपने आप से सोच लिया। जैसे मैं लिख दूं -3
-3 का रूट, यानी कि माइनस में जिसका भी रूट निकल के आता हो वो सारी की सारी कैसी संख्याएं होंगी, अवास्तविक संख्या होंगी। वो आपसे कॉलम करके पूछेगा बताइए निम्न में से कौन अवास्तविक संख्या है, तो आपको सीधा सा जवाब जिनका रूट नहीं लिया जा सकता वे सभी जिन संख्याओं का रूट माइनस में आता हो वे सभी संख्याएं कैसी संख्या कहलाएंगी, अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, यहां बात करते हैं रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर जितनी भी प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी की सारी किस चीज के अंतर्गत आएंगी, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी आपकी। उसके बाद करता सम्मिश्र, सम्मिश्र यानी कि कॉम्प्लेक्स, यानी कि अवास्तविक और वास्तविक के मिश्रण को ही क्या कहेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे रियल नंबर क्या होता है 1 और ये क्या है -3, अगर मैं इसको 1 + √3 लिख दूं तो ये कैसी संख्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्लियर होगी बात बेटे। उसके बाद मेरे हिसाब से ये बातें क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग वास्तविक संख्या की बात करें। वास्तविक संख्या को मैंने 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो मैं आप लोगों के समक्ष परिमेय संख्या पर चर्चा करता हूं, परिमेय पे नहीं, सॉरी, थोड़ा सा समझना आपके लिए थोड़ा आसान होगा। पहले मैं आप लोगों के साथ करता हूं अपरिमेय संख्या में। जब आप अपरिमेय संख्या को समझ जाओगे तो अपरिमेय के अलावा जितनी भी संख्याएं होंगी वे सब की सब कैसी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। आइए मैं आप लोगों के साथ पहले अपरिमेय पे चर्चा करूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ किस चीज पे चर्चा करूंगा, परिमेय संख्याओं के ऊपर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या के विषय में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या 3 टाइप की होती है। अपरिमेय संख्या 3 प्रकार की होती है। वस्तुतः होती तो एक प्रकार की है, लेकिन समझाने के लिए इसको मैंने 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला, जब संख्या में अशांत दशमलव आ जाए, एवं वह रिपीट ना कर रही हो। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, इसका एग्जाम्पल मैं समझाता हूं। जैसे आप लोग गणित जब पढ़ेंगे तो आपको एक चीज सिखाई जाएगी जिसका नाम होता है बार, यानी कि कहीं कहीं आप देखेंगे 1.3 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है ये अशांत संख्या है, अशांत दशमलव वाली संख्या है, लेकिन अशांत का मतलब क्या होता है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, 3 3 3 3 3 3 सदा सदा चलता चला जा रहा है। जैसे मैं दिखाता हूं एग्जांपल देके, 1 को 3 से भाग देंगे तो दशमलव लगा गए, उतारेंगे 0, 3 3 9, बच गया 1, उतार ली 0, 3 3 9, बच गया 1, उतार ली 0, 3 3 9, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा ऐसे ही। इसको बोलते हैं हम लोग अशांत दशमलव। शांत नहीं है, अशांत है, आखिर तक चले जा रहा है। और ये लेकिन इसमें आपको समझना होगा कि यहां ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इससे। ठीक, लेकिन कुछ संख्याएं आप ऐसी देखेंगे, जैसे आप देखेंगे 0.101, 001, 001, 401, आप देख रहे हैं ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग संख्या है। तो यह संख्या कैसी होगी, अशांत दशमलव व रिपीट कर रही होगी, रिपीट नहीं कर रही होगी, सॉरी, रिपीट नहीं कर रही होगी। देखो अशांत है, दशमलव समाप्त नहीं हो रहा, और लेकिन 01, 001, 001, 401, धीरे 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 ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो जब भी इस तरह की संख्या आए तो ये सब संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। मेरे हिसाब से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा उदाहरण, यानी कि मैं आपको बता रहा था अपरिमेय संख्या क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। तो दूसरी मैंने बात बताई है, अब मैं तीसरी बात आपको समझाता हूं, जरा उस पर ध्यान देंगे। नंबर 2, अगर नंबर 2 की हम लोग बात करें, क्या, जब भी कोई ऐसी संख्या
जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना लिया जा रहा हो, रूट ना लिया जा रहा हो, तो वो सभी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाएंगी मेरे बच्चों? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे रूट 15, रूट 17, ये सब अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। हाँ, अगर ये रूट 16 लिखा रहता तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी, क्योंकि इसका पूरा पूरा रूट लिया जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया उदाहरण देके, जिसका पूरा पूरा रूट ना लिया जाता वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तीसरा पॉइंट, एक शब्द आपने सुना होगा पाई। पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है, लेकिन इसका मान परिमेय संख्या होगी। पाई अपरिमेय है, लेकिन इसका मान 22/7 होता है। यह कैसी संख्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। तो मैंने आपको 3 टाइप की बताई। परिमेय संख्या कितने प्रकार की बताई? मैंने 3 प्रकार की बताई। एक बताई 1.01, 001, 0001, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ये संख्या क्या होंगी आपकी? ये संख्या क्या होंगी आपकी? अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होंगे। क्लियर? और जिसका रूट नहीं लिया जा सकता पूरा पूरा, वो इरेशनल होंगे, अपरिमेय संख्या होगी। और पाई किस संख्या में आएगी? अपरिमेय संख्या में आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट वन, परिमेय संख्या। अब आप समझ ही गए होंगे भाई, 3 प्रकार की संख्याओं को मैंने अपरिमेय में रखा। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं होंगी, क्योंकि मैं आपको बताया कि भाई यहां वास्तविक संख्याओं को 2 तरीके से बांटा, वास्तविक रियल नंबर को 2 तरीके से बांटा। एक बांटा परिमेय संख्या के रूप में, एक बांटा मैंने अपरिमेय के रूप में। अपरिमेय को मैंने बता दिया कि 3 प्रकार की होती है, जिनको मैंने अभी समझाया। उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि जितनी इन 3 के अलावा जितनी भी प्रकार की संख्याएं होंगी, वे सारी की सारी कैसी होंगी? परिमेय होंगी। और परिमेय के 2 हिस्से बना दिए, दशमलव और पूर्णांक। अब वो अलग बात है, पूर्णांक के ऋण पूर्णांक हो सकते हैं, शून्य हो सकते हैं, धन पूर्णांक हो सकते हैं, ये अलग बात है। शांत दशमलव हो सकता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव को मैं अभी डिफाइन आपके सामने करूंगा। ठीक है, आइए देखो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को मैंने 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब मैंने कहा जितने भी संख्या होती हैं, अब संख्या से मतलब अगर हम लोग यहां डिफाइन करें, प्राकृत संख्या, कोमा पूर्ण संख्या, ये सभी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। अब प्राकृत और पूर्ण संख्याओं का भी डिफरेंस होता है। कोई ऋणात्मक पूर्णांक होगी, कोई धनात्मक पूर्णांक होगी। यहां कई बार ये चाहे भिन्न में लिख रही हो, p/q की फॉर्म में लिख रही हो, p इज नॉट इक्वल q और 0, p जो है 0 के बराबर और q के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां मैंने आप लोगों को बताया कि p/q के फॉर्म में, यानी कि भिन्न के फॉर्म में लिख रही हो या नेचुरल फॉर्म में लिखी हो। एग्जाम्पल के तौर में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख रही हो। ये सभी की सभी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर होगी बात बेटे? अब यहां मैं पुनः फिर स्टार्ट वाली पोजीशन पे जाता हूं। अगर हम लोग बात करें, ये परिमेय संख्या हुई। अब पूर्णांक मैंने बताया कि जितने भी पूर्णांक है वे सारे परिमेय हैं। जैसे ऋण पूर्णांक हो, शून्य हो और धन पूर्णांक हो, ये सभी परिमेय कहलाएंगे। पूर्णांक का मतलब होल नंबर, निगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, या शून्य हो या आपके पॉजिटिव इंटीजर हो, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वे सारे के सारे क्या होंगे? परिमेय होंगे। अब यहां उसने आपको बताया कि परिमेय संख्या पूर्णांकों के साथ में दशमलव वाली भी होती हैं। तो आप लोग समझने की कोशिश करिए। टाइप नंबर 2, अगर हम लोग दशमलव की बात करें, दशमलव वाली संख्या दो प्रकार के दशमलव होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव।
अगर शांत दशमलव की बात करूं तो मैंने लिखा मैंने लिखा 2/5, तो 5 से 2 को भाग देना, दशमलव लगा कर उतार ली 0, 5 चौक 20, ये पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब ये शांत है। अशांत दशमलव 1/3, कौन भैया 1/3, मैं यहाँ 1 को 3 से भाग दे रहा हूँ, दशमलव लगा कर उतार ली 0, 3 3 9, बच गया 1, उतार ली 0, 3 3 9, ये है अशांत दशमलव। ये सब की सब यानी कि जिसमें बार आ जाए, क्या आ जाए, बार। देख रहे होंगे 1.3 के ऊपर बार, या 3 के ऊपर बार लगा लेता हूं, 3 के ऊपर बार लग रहा, तो ये जो अशांत दशमलव वाली होती है, रिपीट कर रहा है 0.33333 कहीं तक भी चले जाना, तो ये सब किस में आएंगी, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। अब हम लोग परिमेय संख्या को डिफाइन करना शुरू कर सकते हैं, किससे, इस परिमेय संख्या के अंतर्गत कई प्रकार की संख्याएं आती हैं, अब हम लोग उन पे धीरे धीरे करके चर्चा करना शुरू करेंगे, ठीक है, ओके। जैसे पहला ही शब्द आता है प्राकृत संख्या, ये आपके अच्छे से समझ आनी चाहिए। प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर, वे संख्याएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा कर दिया गया, वे सारी की सारी संख्याएं कैसी कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब प्राकृत संख्याएं भी 3 प्रकार की हों, यानी कि जिनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, प्राकृत संख्याएं भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है समप्राकृत, दूसरी होती है विषम प्राकृत, और तीसरी होती है अभाज्य प्राकृत, अभाज्य प्राकृत। यहां आप लोगों को समझने की जरूरत है, मैं सम विषम ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, अब इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे ये अभाज्य संख्या की बात करूं, 1 3 5 7 9 11, ये मैंने आपको बताई कि ये विषम संख्याएं हैं। सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12, ये सम संख्याएं हैं। अब अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें, किसकी बात करें, अभाज्य संख्याओं की बात करें, तो अभाज्य संख्याएं बेटे क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी क्या है, 2 है, जो स्वयं व 1 को छोड़कर अन्य किसी संख्या से डिवाइड ना होती हो, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। उसके बाद 3 5 7 11, ये सभी क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर होगी बात। तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत जितनी भी, अब मैंने कहा सम प्राकृत, विषम प्राकृत, अभाज्य, ठीक है, तो यहाँ चौथी चीज भी और कोई हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या, कि भाज्य संख्याएं भी ऐड कर सकते हैं। जब अभाज्य हमने ऐड किया, भाज्य संख्या भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ भाज्य 4 6 8 9 10, ये सब कैसी हैं, भाज्य हैं। तो ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, जिन संख्याओं का निर्माण प्रकृति द्वारा कर दिया गया, वे सारी प्राकृत संख्याएं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू इन्फिनिटिव। लेकिन ये इन्फिनिटिव का चिन्ह हम लोग सिंबल नहीं लगा सकते हैं, यहाँ अनंत तक है। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि प्राकृत संख्याएं 9 तक, उन्हीं 9 से बाकी सभी संख्याओं का निर्माण हुआ है। अब प्राकृत संख्या के बाद नेक्स्ट वन स्टेप आता है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। इस समुच्चय में, कौन से समुच्चय में, प्राकृत संख्या वाले समुच्चय में अगर हम लोग 0 को और ऐड कर दें, तो ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हो जाएंगी, होल नंबर हो जाएगी। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछता है वो आप लोगों से, क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बेटे, 0 है। क्लियर होगी बात बेटे। अब यहां दूसरी कहानी ये आती है, वो आपसे सवाल पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, नहीं, सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, लेकिन सारी
प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सभी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है, लेकिन सारे होल नंबर क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वन, अगला स्टेप जो आता है वो आता है सह अभाज्य संख्या। मैंने आपको पढ़ा दी, लेकिन फिर मैं पढ़ा देता हूं अभाज्य संख्या को, क्योंकि मुझे सहभाज्य पढ़ानी, को प्राइम। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर। अगर हम लोग प्राइम नंबर की बात करें, जिसका सम और एक के अलावा कोई फैक्टर ना बनता हो, वे सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, वो अभाज्य नंबर होते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अगर आप देखो 2 को कोई टुकड़ा और 2 एकम 2 के अलावा कोई टुकड़ा नहीं बनता है, 3 एकम 3 के अलावा कोई टुकड़ा नहीं बनता, इसलिए सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन है, 2 है। सबसे बड़े की कोई काउंटिंग नहीं है। क्लियर। यहां हम लोग एक दूसरा शब्द सुनेंगे, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। दूसरा एक शब्द सुनेंगे सह अभाज्य, अर्थात को प्राइम फैक्टर, को प्राइम नंबर, सॉरी फैक्टर नहीं नंबर। सह अभाज्य हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच निकालेंगे। जिन संख्याओं का में से, जिन संख्याओं का HCF 1 आता हो, वे सभी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी। जिन संख्याओं का HCF कितना आए, 1 आए, वे सारी की सारी कैसी संख्याएं होंगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। मेरे विचार से यह बात आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। क्लियर, ठीक है। तो यहां मैंने आपको कुछ बेसिक सी चीजें आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की। ठीक, आपसे मेरा प्रश्न है, आप जवाब देंगे। बताइए √100 कैसी संख्या है, वास्तविक है या अवास्तविक है? √100 वास्तविक संख्या है या अवास्तविक संख्या है? ये आपको कमेंट करके जवाब देना है। नेक्स्ट वन, अगले लाइन से। उसके बाद में अगर हम लोग गणित में बात करें, तो गणित में इससे अगला जो स्टेप आता है वो आता है विभाज्यता के नियम। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजन के नियम, यानी कि किस संख्या से कौन संख्या विभक्त होती है। जब हम लोगों को अंकगणित पढ़ना है तो इस बात की जानकारी हमें हर हाल में होनी चाहिए। अगर इस बात की जानकारी नहीं है तो अंकगणित पढ़ने में हम लोगों को कठिनाई होगी। तो इसलिए ये चीज़ हम लोगों को जानकारी में होनी चाहिए कि विभाज्यता के नियम कौन से हैं। तो सबसे पहला नियम है कि वो कहता है कि बताओ 2 से विभक्त होने वाली संख्या। मेरे विचार से अधिकतम 2 से डिवाइड होने वाली संख्या, अधिकतम बच्चे इस नियम को जानते होंगे कि 2 से कौन सी संख्या विभक्त होती है। इस नियम को ज्यादातर बच्चे जानते होंगे। क्लियर। तो मेरे बच्चों, 2 से वह संख्या विभक्त होगी जिस संख्या का यूनिट 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। यानी कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या हमेशा 2 से विभक्त होगी। बात करता हूं 3 से विभक्त होने वाली। कहता है बताइए 3 से कौन संख्या विभक्त होती है। आप में से अधिकतम लोग जिस बात को जानते होंगे कि बताइए 3 से कौन संख्या विभक्त होती है। जिस संख्या के अंकों का योग याद होने चाहिए बच्चों, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो उनमें इन चीजों की आवश्यकता होगी, इसलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सीखते हुए चलेंगे। जिस संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, जैसे मैंने लिखा 9, 8, 4, 3, 6। अब हमको देखना भैया ये 3 से कटती कि नहीं कटती है। तो देखो 9 और 8 17 4, 21 और 3 24 और 6 30, इनका सम कितना आया, 30 आया।
तो ये 30 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यह पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से डिवाइड हो जाएगी। मेरे विचार से इतना टिपिकल बात नहीं, समझ में भी आ ही रही होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहीं पे 9 से विभक्त होने वाली संख्या। 9 से विभक्त होने वाली संख्या, 9 से कौन सी संख्या विभक्त होगी? जो रूल आपने 3 में लगाया सेम रूल 9 में लगाना है। जो रूल आपने 3 में लगाया सेम रूल 9 के अंदर लगाना है, अर्थात अंकों का योग 9 से विभक्त होता हो। फॉर एग्जाम्पल 2 4 3 6 1 ऐसी एक संख्या लिख ली, पता किया कि भैया बताओ ये 9 से कटती कि नहीं कटती है, तो 6 और 6 12 और 1 13 3 16 और 4 20 और 2 22। 22 9 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता, तो यह संख्या 9 से डिवाइड होने वाली नहीं है। लेकिन यहां हम लोग अगर 6 लिख दें तो आप देखें 36 18 और 3 21 और 4 25 और 2 27, इनका सम कितना हो गया? 27 हो गया। तो ये 27 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब यह पूरी पूरी संख्या 9 से डिवाइड होने वाली है। मेरे विचार से आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे होंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इनको लर्न करना है, कंठस्थ होने चाहिए, सब चीज़ें आपको परफेक्टली याद होने चाहिए। इससे आगे अगला सवाल आता है कि भैया 4 से विभक्त होने वाली संख्या, 4 से कौन सी संख्या विभक्त होगी? बच्चों, जिस संख्या का इकाई का अंक, जिस संख्या का इकाई का अंक, इकाई और दहाई का समुच्चय, जिस संख्या का इकाई व दहाई का समुच्चय 4 से विभक्त हो जाए। एग्जाम्पल दूंगा कैसे? एग्जाम्पल दूंगा कैसे? हमने इतनी बड़ी संख्या लिखी 9 8 4 3 6 1 2 ऐसे लिखी। हमको कुछ नहीं पता करना, ये देखना 12 12 से 4 से डिवाइड होता है क्या? हाँ, 12 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ लिखा रहता 14 14 4 से डिवाइड नहीं होता, तो यह संख्या 4 से डिवाइड होने वाली नहीं है। सेम रूल किसका? 8 का। सेम रूल किसका? 8 का। 8 से कौन सी संख्या विभक्त होती है? 8 से विभक्त होने वाली संख्या, 8 से विभक्त होने वाली संख्या, 8 से कौन सी संख्या विभक्त होती है? तो आप समझेंगे 8 से वह संख्या विभक्त होगी जिस संख्या का इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई व सैकड़ा का समुच्चय। जैसे लिखा 9 8 4 3 5 1 2, अगर ये 3 अंक बाद के 8 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये संख्या किससे? 8 की क्यूब होती है 512, तो ये 8 से डिवाइड हो जाने वाली है। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट, उसके बाद मैं बात करता हूं 5 से विभक्त होने वाली संख्या। कुछ नहीं, सब जानते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक 0 वह 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वह नहीं, सॉरी, वह नहीं, या 5 हो, वह संख्या किससे विभक्त हो जाएगी? 5 से विभक्त हो जाएगी। 6 से, 6 से विभक्त होने वाली संख्या, जो संख्या 2 व 3 से विभक्त होती हो, वह संख्या 6 से विभक्त होगी। ध्यान दें, जो संख्या में 2 का और 3 का दोनों रूल लग जा रहे हैं, वह संख्या किससे विभक्त हो जाने वाली है? 6 से विभक्त हो जाने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया 24। अब देखो, ये 4 और 2 6, 3 से भी कट रही है, 3 दूनी 6, और इकाई का अंक 4 भी है, तो इसका मतलब यह संख्या 6 से विभक्त होने वाली है। एग्जाम्पल 1984, 8 और 4 12 और 1 12 10 22। आप देखो 2 तो कट रही है, लेकिन 3 तो नहीं कट रही,
2 तो कट रही लेकिन 3 तो नहीं कट रही, तो इसका मतलब यह 6 से भी कटने वाली नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ 3 लिख दूँ, 8 और 4 12, और 12 कितने हो जाएंगे 24। अब देखो इकाई का अंक 4 है तो 2 से कट जाएगी, और अंकों का योग 4 और 2 6, 3 तक कट रहा है, तो इसका मतलब यह संख्या 6 से भी विभक्त हो जाएगी। नेक्स्ट वन, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 10 से। 10 से विभक्त होने वाली संख्या। 10 से कौन सी संख्या विभक्त होगी? सबको मालूम है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 होगा वह संख्या किससे विभक्त होगी? 10 से विभक्त होगी। इंपॉर्टेंट है 11 से विभक्त होने वाली संख्या। ये एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, ठीक। 11 से कौन सी संख्या विभक्त होगी, तो एग्जाम्पल दे देगा। जिस संख्या के समस्थानों, स्थान बोल रहा हूं मैं, संख्या नहीं बोल रहा हूं, समस्थानों व विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 व या 11 का गुणज आता हो। गुणज मतलब मल्टीपल। एग्जाम्पल 1987, हमको पता करना भाई साहब ये कटती कि नहीं कटती है। तो आप देखोगे 9 और 7 16, और 8 और 1 9, 16 में से 9 जाएगा, 7 बचते हैं। तो भाई साहब यह संख्या 11 से कटने वाली नहीं है। 1397, 7 और 3 10, 9 और 1 10, 10 में तो 10 जाए, कितने बच गए 0। तो यह संख्या 11 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। कोई भी एग्जाम्पल 2 4 3 6 1 2 ऐसे लिख दिया मैंने, 6 2 8 और 4 12, 2 3 और 1 4 और 2 6, 6 में तो 6 जाए, कितना बचा 0। तो यह संख्या किससे कटने वाली नहीं है? 11 से विभक्त होने वाली नहीं है। इनका अंतर या तो 0 आ जाए, या तो कितना आ जाए 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वह संख्या पूरी पूरी इससे डिवाइड हो जाएगी। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट वन, अब बात आती है कि 12 से कौन सी संख्या विभक्त होगी। 12 से विभक्त होने वाली संख्या, कुछ नहीं करना। एक टर्म पढ़ाई मैंने सहभाज्य संख्या, एक टर्म पढ़ाई मैंने सहभाज्य संख्या। तो 12 के कर्मा का 2 फैक्टर कर लीजिए सहभाज्य। सहभाज्य मतलब को प्राइम, 4 तिये 12। अब जो संख्या 4 से और 3 से कटेगी वो संख्या सारी की सारी 12 तक कटेगी। जैसे मैंने लिख दिया 24, 4 तक कट रही, और 4 2 6 3 तक भी कट रही। तो इसका मतलब अब ये किससे भी कटने वाली है? 12 से भी कटने वाली है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसलिए इनको अच्छे से पढ़िए। अगली 2 वीडियो भी और रूल आधारित ही होगी। उन रूल को हमको अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।